नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल कोएलिशन फॉर वीमेन्स रिजर्वेशन के बैनर तले कई महिला संगठनों ने आगामी 20 जुलाई से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्त से अलग करने की मांग की जाएगी। संगठनों का आरोप है कि सरकार इस कोटा कानून को परिसीमन जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे से जोड़कर इसके कार्यान्वयन में देरी कर रही है, इसलिए वे संसद के वर्तमान स्वरूप में ही इसे तत्काल और बिना शर्त लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाने की मांग कर रही है। यह आंदोलन 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के साथ शुरू होकर पूरे सत्र के दौरान चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में राजभवन और जिला मुख्यालयों पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन को प्रख्यात हस्तियों, शिक्षाविदों और विपक्षी दलों का भी पुरजोर समर्थन मिल रहा है, जिनका मानना है कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को जनगणना में हो रही देरी के कारण अनिश्चित काल के लिए नहीं टाला जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगामी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। इस प्रदर्शन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देश के 52 प्रमुख राजनीतिक नेताओं, जम्मू कश्मीर के विभिन्न दलों के नेताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को एक पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। इस आमंत्रण सूची में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थलपति विजय समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नाम शामिल हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपने पत्र में लिखा है कि साल 2024 में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा चुनाव संपन्न होने और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया है, जो कि संसद में किया गया एक वादा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि संघवाद और राज्य का दर्जा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए सभी लोकतांत्रिक ताकतों को जंतर मंतर पर इस शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रदर्शन में शामिल होकर एकजुटता दिखानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब व्यक्तिगत रूप से पेश हुए एक मध्यम आयु वर्ग के याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने कोर्ट रूम में ही जजों पर फाइल के कागजात उछाल दिए और अपशब्दों का प्रयोग किया। ये घटना जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की अवकाश पीठ के समक्ष हुई, जहां याचिकाकर्ता ने लखनऊ के एक एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश की मांग करते हुए पीठ को जुडिशियल सर्वेंट कहकर संबोधित किया और जजों को आदेश देने वाले लहजे में बात की। जब कोर्ट ने इस आक्रामक व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो याचिकाकर्ता ने खुद को संप्रभु बताते हुए अपने हाथ के दस्तावेज हवा में उछाल दिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपशब्द कहे, जिसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़कर कोर्ट रूम से बाहर कर दिया। हालांकि इस अभद्र व्यवहार से कोर्ट रूम में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन पीठ ने शांत रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक या अवमानना की कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसकी याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हुए टिप्पणी की कि वो व्यक्ति काफी परेशान दिखाई दे रहा था और कोर्ट को केवल उसके प्रति सहानुभूति है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस के 7 अलग अलग मामलों में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने अपने फैसले में अभिनेता को सभी 7 शिकायतों में से प्रत्येक के लिए शिकायतकर्ता को 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजपाल यादव द्वारा पहले चुकाए गए करीब 2 करोड़ रुपए की राशि को इसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। अदालत ने फिलहाल अभिनेता को तुरंत जेल भेजने के बजाय इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 2 महीने का समय दिया है, क्योंकि उन्होंने अब तक एक बड़ी राशि का भुगतान कर दिया है। ये पूरा विवाद 2018-2019 के एक पुराने मामले से जुड़ा है, जिसमें राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म के प्रोडक्शन के लिए कर्ज लिया था, लेकिन फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के कारण वे भारी वित्तीय संकट में घिर गए और उनके दिए चेक बाउंस हो गए थे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में 2 साल के निर्वासन के बाद आगामी दिसंबर में अपने देश वापस लौटने का ऐलान किया है, भले ही वहां उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में 78 वर्षीय शेख हसीना ने बताया कि वो अपनी पार्टी अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध और कानूनी कार्रवाइयों को चुनौती देने के लिए पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर बांग्लादेश की अदालत में आत्मसमर्पण करेगी। उन्होंने कहा कि ढाका में उनके खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही एक ढोंग है और वापसी पर उन्हें गिरफ्तार किए जाने या मार दिए जाने का भी डर है, लेकिन वो अपने देश की मिट्टी पर ही मरना पसंद करेगी। शेख हसीना की इस स्वैच्छिक वापसी के फैसले से बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में बड़ा टकराव पैदा हो सकता है।
लेकिन भारत में उनकी मौजूदगी को लेकर ढाका और नई दिल्ली के बीच चल रहा राजनयिक तनाव और प्रत्यर्पण का दबाव जरूर कुछ कम हो सकता है। पूरी खबर पढ़ें जी हलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।